प्रश्न कैसे हल किए जाएं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें गलतियां हमारी क्या होती हैं और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कौन सी अवधारणा है जिससे हम बाकी अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आए तो उनको भी सॉल्व कर पाए। गुड इवनिंग वीरपाल, आपको भी नमस्कार बच्चा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी जो परिवार और मित्र है। तो परिवार और मित्र में मैंने कल की क्लास में भी कहा था जो यूट्यूब पे हुई थी कि परिवार और मित्र का मतलब ये नहीं है केवल फैमिली के अंदर ही बातें करें कि चाचा ताऊ कौन है, भाई बहन क्या है, या और रिश्तेदार, बल्कि फ्रेंड्स के अंदर और फैमिली के अंदर हमारा आसपास का पर्यावरण भी आता है। तो क्वेश्चंस एक एक करके लेते हैं। कल वाले कुछ क्वेश्चंस को मैं रिपीट करना चाहूंगा। दो चार प्रश्न हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप में से यूट्यूब पे वो सेशन नहीं देखा होगा, तो मैं चाहता हूं कि कुछ रिवीजन कर लिया जाए। कनक लता, आपका भी नमस्कार, स्वागत है। रेणु एस, आपको भी गुड इवनिंग, नमस्कार। एक प्रश्न यहाँ पे सामने है, इस पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो सब्जी बनाने के काम में आती हैं और इसके बीज से तेल निकाला जाता है। अगर ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो नारियल की पत्तियों की सब्जी नहीं बनती, बंद गोभी की पत्तियों की सब्जियां बनती है लेकिन तेल वगैरह नहीं निकलता। स्पिनच पालक होता है, पालक की सब्जी जरूर बनती है लेकिन उससे तेल कुछ नहीं निकलता। सरसों एक ऐसा पौधा है बच्चा जिसके पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, सरसों का साग, और इसका जो बीज होता है उससे हम बनाते हैं, तेल निकालते हैं। आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप सरसों के पत्ते अगर देखे होंगे तो कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। तो पहले प्रश्न का जवाब होगा सी। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए जरा, क्या जवाब देना चाहोगे। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती एक झूम प्रकार की कृषि होती है, वो क्या होती है बात करते हैं मिजोरम के अंदर। उसकी इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक, फसल को काटने के पश्चात भूमि में कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं वो लोग, क्या ये बात सही है या नहीं है। खरपतवार जो उगती है वहां पर बांस और ये सब कुछ उनको जलाकर वहीं पर जला दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है, बहुत ही गहरी खेत हल चलाते हैं बहुत ज्यादा वो वहां पर। एक ही साथ खेत में तीन चार प्रकार की फसलें उगा लेते हैं वो लोग, और बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे। कनकलता कह रही है ए जवाब होगा, इसमें से ए होगा जवाब, यानी एक, दो और चार होगा। जिन लोगों ने कल की क्लास देखी थी यूट्यूब वाली वो आराम से पहले चार पांच क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, लेकिन बाकी लोग भी कोशिश कीजिए क्या जवाब होगा। आकांक्षा पांडे कह रही है डी होगा, और यहाँ पर कंचन लता कह रही है बी होगा। प्रतिज्ञा सिंह बोल रही है दूसरे का ए होगा। देखो ये बात एकदम सही है कि फसल काटने के बाद कुछ दिनों तक वो, कुछ वर्षों तक वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो उपजाऊ बनने के लिए उसको छोड़ देते हैं। पर खरपतवार वगैरह को जला देते हैं, वहीं पर काट कर फेंकते नहीं है ताकि वो खाद बन जाए। बहुत ज्यादा गहरी जुताई नहीं करते हैं वो अपने खेत के अंदर, एक ही खेत के अंदर बहुत सारी फसलें उगा लेते हैं, एक ही साथ कई सारी फसलें बो देते हैं। वो गड्ढा खोद खोद के किसी बीज को डाल दिया, दूसरे बीज को, तीसरे बीज को डाल दिया। अरे जंगल के अंदर रहने वाले लोग कहां से रासायनिक उर्वरक वगैरह लाएंगे। तो एक, दो और चार इसमें सही जवाब है और ए जवाब होगा बच्चा इसका। ए जवाब बिल्कुल सही है। ऐसे जलाते हैं वो एरिया को, एक ही साथ कई सारी फसल उगाते हैं। कोई ट्रैक्टर वगैरह हल जोतने का काम नहीं होता उनके पास। आदिवासी लोग होते हैं, लकड़ी से गड्ढा किया, बीज डाल दिए किसी भी चीज का, दाल का डाल दिया, सरसों का डाल दिया, या मेज मक्का का डाल दिया, ज्वार का डाल दिया, तो वो पैदा कर लेते हैं सब कुछ एक साथ। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है। बर्ड्स जो अपनी नेक को मूव करते हैं बार बार, उसका कारण क्या है बताइए इसमें से। आराधना का जवाब भी ए था, एकदम सही है। आकांक्षा यहाँ पर आकांक्षी या आकांक्षी वर्मा गुड इवनिंग बोल रही है। गुड इवनिंग बच्चा, नमस्कार। हाँ जी बताइए, पक्षी अपनी गर्दन को क्यों बार बार हिलाते हैं। रितु सिंह कह रही है ए होगा, आकांक्षी वर्मा कह रही है डी जवाब होगा। ओके, और कौन दे रहा है। प्रतिमा सिंह बोल रही हैं सी जवाब होगा। कनकलता कह रही है डी होगा इसका जवाब। आकांक्षा पांडे कह रही है सी होगा, और विनीता राय राय का जवाब है डी। देखते हैं, इनके कान ढके होते हैं और उड़ सकते हैं, तो उससे उनकी गर्दन हिलाने का क्या मतलब है। दो नेत्र होते हैं तो दो नेत्र होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, क्यों घुमाएंगे, क्यों, वो तो आसानी हो जाएगी। दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। आंखों की जो पुतलियां होती है ना पक्षियों की, वो हमारी तरह घूम नहीं सकती। जैसे हम ऐसे घुमा सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर मैं आपकी तरफ देखता हूँ, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, चारों तरफ घुमा सकता हूँ। आप भी घुमा सकते हैं अपनी आंखों की पुतलियों को। ऐसे पक्षी घुमा नहीं सकते, तो उनको अगर इधर देखना है तो वैसे घूम जाएंगे, इधर देखना है तो ऐसे घूम जाएंगे, इधर देखना है तो ऐसे नहीं देखेंगे वो, बल्कि ऐसे देखेंगे। तो बार बार वो अपनी गर्दन को इसलिए घुमाते हैं। वीरपाल आपका भी सही है, और प्रतिज्ञा सिंह आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। वे कौन से जानवर होते हैं जिनके अग्र दांत यानी सामने वाले दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो उनको बैलेंस करने के लिए, घिसने के लिए बार बार किसी चीज को कुतरते रहते हैं।
गिलहरी ऐसा करती है, स्क्विरल, लिजार्ड, छिपकली, रैट, चूहा या टर्माइट यानी दीमक। कौन सा वो जानवर है जो अपने आगे वाले दांत जो होते हैं उनको लगातार पूरी जिंदगी वो बढ़ते रहते हैं और उनको बैलेंस करने के लिए वो किसी ना किसी चीज को जबरदस्ती कुतरता रहता है, काटता रहता है। ऋतु, आकांक्षा और विनीता, चूहा होता है, बोले ऐसा। बच्चा चूहा होता है, बिल्कुल सही बात है, चूहा होता है। और गिलहरी में भी वही विशेषता होती है, दोनों की होती है वो विशेषता, चूहे की भी और गिलहरी की भी, दोनों की भी विशेषता होती है। गिलहरी भी जबरदस्ती चीजों को काटती रहेगी, जबरदस्ती खोदती रहेगी, कुतरती रहेगी। गिलहरी के भी आगे वाले जो दांत होते हैं ना वो बढ़ते रहते हैं, ये वाले जो दांत है ना वो लगातार पूरी जिंदगी बढ़ते ही रहते हैं। और चूहे के भी यही खेल है, तो इसलिए वो जबरदस्ती चीजों को कुतरते रहते हैं उन दांतों को काटने के लिए। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान यानी पैडी क्रॉप को प्रोडक्शन करता है। ऐसा करने से उसकी खेत की मृदा के साथ क्या हो जाएगा? जुताई करने के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी बन जाएगी और केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी बनी रहेगी। क्या जवाब देना चाहेंगे? दोनों सही है, हाँ बिल्कुल सही है एकदम। वीरपाल कह रहे हैं सी होगा, और यहाँ कनकलता भी, आकांक्षा का जवाब आया, नेहा राणा का जवाब आएगा। ठीक है, यहाँ कह रही हैं कि इसका जवाब होगा बैरन हो जाएगी बच्चा, बैरन, खराब हो जाएगी जमीन। अगर आप धान की फसल, पैडी क्रॉप, जो धान की फसल है ना, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, बार बार धान की फसल उगाएंगे, पैडी क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, तो वो धान की फसल के लिए भी सही नहीं बचेगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, वो जमीन ही खराब हो जाएगी। बी हुआ इसका जवाब। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी ओक, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था, यानी जो डेजर्ट ओक एक प्लांट होता है उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के बराबर अर्थात 3-4 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है जी। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से 30 गुना तक गहराई तक जाती हैं, जहां तक पानी ना मिल जाए। सही है आजाद। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, यानी जो ट्रंक के अंदर काफी सारा वाटर स्टोर कर लेता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, यानी दिस ट्री इज फाउंड इन द आबू धाबी। कौन कौन से बात सही है डेजर्ट ओक के बारे में? क्वेश्चन नंबर के साथ में जवाब लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप 6 के साथ लिखेंगे ना, ए बी सी या डी, तो ज्यादा बेहतर होगा। 6 का जवाब क्या देना चाहते हैं आप? कौन कौन सी बातें डेजर्ट ओक के बारे में सही है? छठे का जवाब सी, कनकलता ने लिखा। छठे का ए लिखा, आकांक्षी वर्मा ने ए और सी दोनों लिख दिया। कनकलता का सी है, ऋतु एस का जवाब सी है। पहला जवाब एकदम सही है कि ये बहुत ऊंचा होता है, 4 मीटर के आसपास ऊंचा होता है, 4 से 12 फीट 13 फीट ऊंचा होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता। ठीक है, और 30 गुना तक, यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वो और भी गहराई तक होती हैं, बहुत गहराई तक। अपने उसके अंदर पानी भी स्टोर करता है, ये बिल्कुल सही बात है, पहली 3 बात एकदम सही है। लेकिन ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता बच्चा, आबू धाबी में नहीं पाया जाता, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। ये कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट। तो 2 3 4 जवाब एकदम सही है इसके, 1 2 3 जवाब सही है, 1 2 3 यानी सी जवाब होगा इसका। सी जिन्होंने जवाब दिया था एकदम सही है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो? लिजर्ड में, स्पैरो में, टर्टल में और स्नेक में। छिपकली, गौरैया, कछुआ और मछली, ये जो है इनमें से कौन कौन से में, मतलब सभी में कौन सी बात पाई जाती है? 7वें का डी, छठे का सी, प्रतिज्ञा, सी ठीक था। कनकलता एकदम सही कह रही है। 7वां जो क्वेश्चन है ना, उसका जवाब बच्चा डी होगा, डी 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 होगा, डी। याद रखिए ये सभी के सभी अंडे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये सब जहरीले होते हैं, तो भाई जो गौरैया होती है वो जहरीली तो नहीं होती, कछुआ भी नहीं होता जहरीला, छिपकली हो सकती है थोड़ी बहुत, और सांप कुछ कुछ होते हैं। इसके अलावा वे भूमि और जल दोनों जगह रह सकते हैं। अरे जल में थोड़ी रहेगी, ये गौरैया जो होती है वो जल में थोड़ी रहेगी, कछुआ तो रह सकता है, छिपकली भी पानी के अंदर थोड़ी रहेगी। और उनके शरीर में शल्फ से ढके होते हैं, नहीं नहीं, शल्फ से ढके हुए सबके नहीं होते, पंख से ढके हुए रहते हैं। कछुए का रहता है, सांप का रहता है, छिपकली का नहीं रहता, शल्फ नहीं होती है, उसकी स्किन ही होती है सीधी। तो ये 3 जवाब जो सबके लिए सही नहीं है। अंडे सभी देते हैं, छिपकली भी, गौरैया भी, कछुआ भी और सांप भी, सब अंडे देते हैं भाई। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता,
और कोए के घोंसले में अपने अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? वो चालाक पक्षी कौन सा है जो कौवे को धोखा देता है और उसी के घोंसले में अपने अंडे देता है? कोयल होता है वो। कोयल बहुत चालाक पक्षी होता है, आवाज भी अच्छी होती है इसकी, आवाज भी अच्छी होती है, कोए जैसा दिखता है और उसी के घोंसले में अंडा देता है। ये देखिए, आवाज से ही अंतर आता है, देखने में लगभग लगभग दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लगभग लगभग देखने में दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे आप बात करें कोयल की या कौवे की, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आवाज दोनों की बिल्कुल अलग होती है। ये जो है ये कुहू कुहू की आवाज करती है और वो करता है क्र 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 क्राव क्राव, बहुत गंदी सी आवाज होती है कोई की। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा मरुस्थल है? कोल्ड डेजर्ट कौन सा एरिया कहलाता है भारत का? कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल कौन सा कहलाता है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या मेघालय? 9th का सी। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब कुछ लोगों ने दिया सी और प्रियांशु ने दिया ए। विनीता का भी सी है, चारू का भी सी है जवाब, प्रतिमा ने भी सी जवाब दिया है, पवन कुमार का भी सी जवाब है और प्रतिज्ञा सिंह का बी जवाब है। ओके, ठीक है जी। लद्दाख को कहते हैं बच्चा कोल्ड डेजर्ट क्योंकि यहां बारिश नहीं होती। यह है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। अगर आप जैसलमेर की बात करेंगे तो वो एक हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। हॉट डेजर्ट यानी गर्म मरुस्थल। ठीक है, दार्जिलिंग कोई मरुस्थल नहीं है ना, और मेघालय में तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो डेजर्ट कैसे हो सकता है? ऐसा लद्दाख दिखाई देता है, पहाड़ी पहाड़ हैं और मिट्टी मिट्टी है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, रेन शेडो एरिया में, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। 9th का, हाँ मतलब जो वो होगा लद्दाख होगा बच्चा। कितने नंबर पे है लद्दाख? सी नंबर पे है। हाँ जी, ठीक है, ये हुआ जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? बताइए इनमें से। नॉट ए सीड, नॉट ए सीड, विच वन ऑफ दीज? एनी सीड यानी सौंफ, व्हीट यानी गेहूं, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, या सैगो यानी साबूदाना? इनमें से कौन सा है जो बीज नहीं है? सब लोग कह रहे हैं डी, ए। कौन सा बीज नहीं है इनमें से? कौन सा बीज नहीं है? ए बीज नहीं है, बी बीज नहीं है, सी सीड नहीं है, या डी सीड नहीं है? साबूदाना मिठाई होती है चीनी की बनी हुई, ठीक है, वो बीज नहीं है, बाकी सब बीज हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? डी, ये सीड नहीं है बच्चा। देख सकते हो चारों की फोटो मैंने यहाँ पे ली है। ये सौंफ है, ये गेहूं के दाने हैं, व्हीट है, व्हीट ही था ना दूसरा ऑप्शन? हाँ व्हीट ही था। इसके अलावा ये काली मिर्च है, ये भी बीज है अपने आप में, लेकिन साबूदाने में दाना जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वो चीनी की बनी हुई मिठाई होती है गोल गोल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। ऊंचे हैं दोनों ही जगह लेकिन अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़ देखा होगा, नारियल देखा होगा, सेब देखा होगा, लीची देखा होगा? कौन से पेड़ देखे होंगे? 11th का आपने कहा बी ऑप्शन होगा, आराधना वगैरह, आयुषी। कईयों का जवाब आ रहा है बी। सबको पता है कि केरल के अंदर मिलेंगे कोकोनट, केरल के अंदर मिलेंगे कोकोनट। चीड़ का जो वृक्ष मिलेगा बच्चा वो मिलेगा हिमालय के ऊपर। हिमालय मतलब शिमला भी हो गया अपने आप में, तो हिमालय के ऊपर मिलते हैं चीड़ के पेड़, यानी जो पाइन का पेड़ होता है वो हिमालय के ऊपर ऊंचे होते हैं, लेकिन नारियल से अलग होते हैं। सेब वगैरह जो हैं वो शिमला वगैरह में मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ये तो शिमला में मिलेंगे सेब। शिमला या हिमाचल के होते हैं, शिमला या फिर हिमाचल, हिमाचल या जम्मू, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सेब खूब सारे मिल जाएंगे। लीची वगैरह आपको मिलेगी बिहार, पूर्वी बिहार वगैरह में लीची खूब सारी पैदा होती है, और या फिर ईस्टर्न यूपी, यूपी और बिहार में लीची खूब पैदा होती है। ठीक है, तो कोकोनट होगा इसका जवाब। कोकोनट कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इसके ऐसे फर टाइप के जो होते हैं पौधे। हाँ जी। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। बीज किस किस में होते हैं? आलू में होता है कि नहीं होता? टमाटर में होता है कि नहीं होता? नाशपाती में होता है कि नहीं होता? चीकू में, भिंडी में, करेला में, प्याज में,
खीरा में, और आपको जवाब देना है यहां से कौन कौन से हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, आराम से देखो। नहीं नहीं, प्याज जवाब नहीं देना है, उधर देख के देना है कि कौन कौन से हैं जिनमें बीज नहीं है। अब ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया गया कि आप सब में गलती कर दो, आप सब गलती कर दो, इसलिए बनाया गया है इस प्रश्न को। मैं चाहता हूं आप सब सही बताएं। बताओ जी कौन कौन से हैं इनमें से जिसमें बीज नहीं होते, ABCD में से। देखता हूं कितने लोग सही देते हैं 12th का आंसर। मैं देख रहा हूं सबके आंसर, देख रहा हूं, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखो यहाँ कुछ लोग जो है ना जिनमें संयम नहीं है कि आगे वाले ऑप्शन पढ़े या नहीं पढ़े। इसमें क्या है, पहला जवाब भी सही है। इन दोनों में जो मतलब बीज होते हैं या नहीं होते, क्या पूछा है, जिनमें बीज नहीं होते हैं, होते हैं। तो इनमें, इन दोनों में भी, चीकू में और पियर नाशपाती में बीज होते हैं। टमाटर में भी होते हैं, नाशपाती में भी, चीकू में भी होते हैं। टमाटर में, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में, खीरा में, सब में होते हैं। ठीक है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा सब में होते हैं। तो फिर अब क्या जवाब दोगे? अब आपको ऑप्शन सारे पढ़ने थे, सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ये, इनमें सब में नहीं होते। देखो दो होते हैं, जैसे यहाँ पर प्याज में नहीं होते, प्याज ऑप्शन में ही नहीं है, और एक आलू में नहीं होते, तो आलू भी ऑप्शन में ही नहीं है। समझ रहे हो प्रश्न को? ए कोई पढ़ेगा कहेगा इन दोनों में तो पक्का बीज होते हैं, यही उत्तर है। कोई बी पढ़ेगा इन तीनों में तो बिल्कुल भी बीज होते हैं, ये उत्तर हो गया जी। कोई सी पढ़ेगा कहेगा इनमें सब में बीज होते हैं, पक्का 100% आंसर यही है। चौथा पढ़ेगा अरे इनमें भी सब में होते हैं, ये तो डी आंसर है। तो जो चौथे तक पहुंचा है वो सही जवाब देगा। समझ रहे हो बात को? यहां पर उन दोनों को लिया ही नहीं गया, आलू को भी ऑप्शन में नहीं लिया गया और खीरा को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सारे ही जवाब सही हैं, तो फिर हमें सबसे बेहतर की तरफ जाना है, जो सबसे बेहतर आंसर है, तो डी होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? आपको बताना है कि जो बेनियन ट्री होता है, बेनियन ट्री, उसकी रूट्स की कौन सी विशेषता नहीं है? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट्स ऑफ द बेनियन ट्री। जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी रहती हैं। इसमें जड़ें जो होती हैं अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, या फिर जड़ें फूड का भंडारण करती हैं। क्या, कौन सा जवाब? सर इसमें क्वेश्चन सीटेट में आते हैं या यूपी टेट में? सब में, सब में बच्चा, सब में, सब में आते हैं, चिंता मत करो, सब में आएंगे, सब के अंदर आएंगे बच्चा। जितना भी आप टेट फेट की एग्जाम देंगे, टेट, यूपी टेट, ईवीएस, स्कूल टीचिंग, बच्चा डी जवाब होगा, डी जवाब होगा इसका। इसका तो मैंने टिक कर ही दिया था गलती से भी। तो जड़ें खंभों की तरह लटकी होती हैं, बिल्कुल लटकी होती है जी, खंभों की तरह। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं और पेड़ की सहायता करती हैं, बिल्कुल सही है। अगर ब्रांच लंबी हो गई तो जड़ निकल के फिर से एक खंभा खड़ा हो जाएगा, ताकि ब्रांच टूट ना जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, बिल्कुल जमीन के अंदर तक चली जाती है। लेकिन रूट स्टोर फूड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी रूट जो होती है फूड का स्टोर करती है। राइट, आगे देखो प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। बगुला भैंस के ऊपर बैठता है, पीठ के ऊपर जो इग्रेट होता है, दैट सिट ऑन द बफेलोज बैक बिकॉज बगुला मनोरंजन करना चाहता है भैंस का। बगुला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है भैंस। बगुला भैंस को डराना चाहता है चीख के। बगुला तथा भैंस एक दूसरे के सहजीवी संबंध होता है। द इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या जवाब देना चाहेंगे 14th का? 14th का एकदम सही सही जवाब दो भाई सब। तीन तो ऑप्शन ही ऐसे हैं जो हंसने वाले हैं। ठीक है, तो चौथा ही है, वो इसलिए बैठता है, बगुला ही नहीं बैठता बच्चा, बल्कि कौवा भी बैठता है। जो कौवा होता है ना, क्रो, कुछ चिड़िया होती है। भैंस वगैरह के जो स्किन होती है, गाय होती है, गधा होता है, घोड़ा होता है, ऐसा नहीं केवल भैंस की पीठ पर बैठता है। वो सारे जो एनिमल होते हैं जिनकी पूंछ होती है, पूंछ से वो मक्खी वगैरह तो उड़ा लेते हैं, लेकिन अगर कोई कीड़ा वगैरह उनकी स्किन पे चल रहा है, वो उसको काट रहा है ना, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पैरों को उठा के वो इधर से उठा के नहीं ला सकते। जैसे हमारा हाथ है, पीछे पीठ पे जा सकता है, सिर पे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अगर कोई चींटी वगैरह चल रही है तो खुजली कर सकते हैं हम। भैंस क्या करेगी बेचारी? अब उसकी मदद करता है वो,
उसके पीछे उसके ऊपर पीठ के ऊपर बैठ जाएगा और वो खाता रहता है ना, तो उसकी मदद करता है, सहजीवी संबंध होता है उन दोनों के बीच में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? बच्चा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य है जो जड़ का नहीं है, रूट का नहीं है। इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट, पौधे के लिए जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? बताओ जी। 15वें का बताया किसी ने डी, किसने बताया? बहुत सारे लोगों ने बताया, मनीष ने बताया, शशि ने भी बताया, किसी ने आशा आकांक्षा ने ए भी बताया, किसी आराधना ने डी बताया है, कंचन लता ने डी बताया है। ह्यूमस प्रदान करते हैं, बिल्कुल प्रदान करते हैं जड़ें पौधे को। सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, नहीं तो गिर जाएगा पौधा भैया, सपोर्ट प्रदान करते हैं। वाटर और मिनरल्स को जमीन के नीचे से अवशोषित करते हैं और पौधे को देते हैं। फूड का स्टोर भी करती हैं जड़ें, फूड का स्टोर जड़ें करती हैं, जैसे आलू जमीन के नीचे होता है, मूली जमीन के नीचे होती है, गाजर जमीन के नीचे होती है, शकरकंद जमीन के नीचे होती है। लेकिन वो जो फूड स्टोरेज है दैट इज नॉट फॉर द प्लांट, पौधे के किसी काम में नहीं आता। वो मूली नीचे बन रही है, पौधा जो ऊपर है वो उसके किसी काम की नहीं है, वो मूली जो नीचे है वो हमारे काम की है, दूसरों की। तो फूड का स्टोर करती जरूर है, लेकिन दैट इज नो फंक्शन, नॉट ए फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट। यहां कहा गया है कि जड़ का ऐसा कौन सा कार्य है, जड़ का कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है। तो फूड का स्टोरेज करना पौधे के किसी काम की चीज नहीं है, प्लांट के काम की चीज नहीं है बच्चा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वल्चर यानी गिद्ध, ये सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा, डॉग यानी कुत्ता और टाइगर यानी बाघ। वो कौन सा होता है जो हवा से पत्ते हिल रहे हैं या किसी जानवर के चल के आने से पत्ते हिल रहे हैं, दोनों आवाज में बहुत आराम से अंतर कर लेता है और इसीलिए वो बहुत जबरदस्त शिकारी होता है, हंटर होता है, जंगल के राजा में से एक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी ये कैपेसिटी होती है भाई साहब, देखो इसको यहाँ पे, इसकी ये कैपेसिटी होती है कि ये कोई एनिमल चल के आ रहा है अंधेरे में जंगल के अंदर पत्तों के ऊपर, या फिर पत्ते हवा से हिल रहे हैं, इन भाई साहब की इतनी जबरदस्त स्पेशलिटी होती है कि ये उसको आराम से पहचान लेते हैं, दोनों आवाज में अंतर को आराम से पहचान लेते हैं। बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती बनाकर नहीं रहते, कॉलोनी बनाकर नहीं रहते? बताओ जी। कॉलोनी, नॉट लिव टुगेदर इन कॉलोनी। चींटियां झुंड में नहीं रहती, दीमक नहीं रहते, मकड़ी नहीं रहती, ततैये नहीं रहते, वर्ग नहीं रहते। वर्ग जो होते हैं वो वर्ष कौन से हैं जो झुंड में नहीं रहते? विनीता, आकांक्षी, विनीता रॉय, प्रतिज्ञा, सब लोगों के जवाब आ रहे हैं। चारू सिंह, कनकलता, और ऑलमोस्ट सभी के सही है। स्पाइडर क्या होता है बच्चा? स्पाइडर जो होता है ना, भविष्य के अध्यापकों और अध्यापिकाओं, मकड़ी अपना जाला बुनती है, कभी भी देख लेना, और उसका जाला कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके अपना जो नेट होती है वो बुनती है, लेकिन उस नेट में आप देखेंगे कि ऐसे 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 बना होता है वो नेट, लेकिन उस नेट के ऊपर एक ही मकड़ी नजर आएगी आपको। ऐसा नहीं कि बहुत सारी मकड़ियां एक ही नेट में होती है, ना जी ना, दुश्मनी होती है एक दूसरे से भयंकर। एक जाला बुना है एक ने, तो उसमें फंसने वाले शिकार को भी खाएगी अकेली, किसी दूसरे को पास में भी नहीं आने देती। तो मकड़ी झुंड में नहीं रहती। क्या आपने आपके घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। देखिए जरा सुनिए प्रश्न को। हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम्स इन द नोटबुक। ये जो बात है ना, वो किस प्रोसेस के ऊपर, किस बात के ऊपर वो बताई गई है? ये बात जो है वो क्या बता रही है? परिकल्पना और प्रयोग को, न्याय और सरोकार को, अवलोकन और रिकॉर्डिंग को, वर्गीकरण और चर्चा को, यानी हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कंसर्न एंड जस्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन। कौन सी बात को बता रहा है ये? कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को? मैं एक्सप्लेन करता हूं, चिंता मत करो, आप तो जवाब दो।
कितने लोग हैं जो सही सही जवाब दे पाएंगे इसका? क्या है ये सच में? कहा गया कि आप अपने स्कूल और घर के आसपास देखते हैं कि कुछ जानवरों के बच्चे हैं, तो कुछ के नहीं होंगे, पक्की बात है। इसका जवाब है बच्चा सी, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। क्यों? जरा इधर देखो, आपने देखे हैं ना कि कुछ के बच्चे हैं और कुछ के नहीं हैं, देखा ना? देखा तो क्या किया आपने? आपने परिकल्पना की, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस थोड़ी है, सोचा थोड़ी है, आपने देखा है, एकदम सीधा सीधा देखा है। और एक्सपेरिमेंटेशन करने की तो बात ही नहीं है, कोई प्रयोग करने की बात ही नहीं है वहां पे, सीधी सीधी बात है। तो पहली बात तो बिल्कुल ही गलत है। कंसर्न एंड जस्टिस, हमें भैया कोई न्याय व्याय करने की बात नहीं है वहां पे, साफ सी सीधी सी बात है, कोई सरोकार नहीं है, न्याय के लिए कोई सरोकार नहीं हो रहा वहां पे। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, हमें देखने के लिए कहा गया है, अवलोकन करने के लिए, और रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है, नोट करने के लिए कहा गया है, तो ये सही है। क्लासिफिकेशन किया है क्या? बिल्कुल किया है। लेकिन क्या डिस्कशन के लिए कहा गया कि आप उस पर चर्चा करो? कहा गया है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। बस देखो किसके बच्चे हैं किसके नहीं है और रिकॉर्ड करके ले आओ। तो उससे क्या हुआ? क्या डिस्कशन हुआ? नहीं, वहां पे डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है, चर्चा की कोई बात ही नहीं है, बस रिकॉर्ड करके ले आओ। तो देखो और रिकॉर्ड करके ले आओ, इतनी बात हो रही है इसमें। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं, वो डिजाइन क्यों होते हैं? क्या बात को दिखाते हैं? उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू दी रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश के कारण ऐसे दिखते हैं अलग अलग पैटर्न। जैसे शेर के ऊपर अलग टाइप के होते हैं, बाघ के ऊपर अलग टाइप के होते हैं, जेब्रा के ऊपर अलग टाइप के होते हैं, हॉर्स के ऊपर अलग टाइप के होते हैं, डॉग के ऊपर अलग टाइप के पैटर्न बने होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं या उनकी जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, ड्यू टू दी वेदर कंडीशंस दे लिव इन? कौन सा सही बात है? कौन सी सही बात है? अच्छे से पढ़ो जवाब को, फिर जवाब दो। मैं देखता हूं कितने लोग सही दे रहे हैं, कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, यहां गलत होगा, हम सीखेंगे, सीखेंगे तब पता चलेगा। एनवायरमेंट की क्लास है तो बहुत सारे लोग डी की तरफ भी जा रहे हैं। देखो, शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल किस टाइप के हैं, मतलब उस शरीर कैसा दिख रहा है, परिवर्तित प्रकाश के कारण भी ऐसा नहीं होता, बालों के कारण होता है बच्चा। ये उसकी स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, केवल उनकी वजह से होते हैं। अगर शेर के, चीता, भालू के सबके बाल काट दिए जाएं तो नीचे से जो चमड़ी होगी ना, वो या तो काली होगी या सफेद होगी या पीली पीली होगी, एक ही कलर की होगी पूरी स्किन। ऐसा नहीं कि स्किन के ऊपर कोई कलर नहीं होता है, एक ही जैसी होती है स्किन। बालों का रंग होता है बेसिकली। अगर जलवायु के कारण ऐसा होता, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ऐसा होता, वेदर कंडीशंस के कारण, तो एक जंगल तो एक ही जगह है ना, शेर भी फिर वैसा ही दिखना चाहिए वहां रहने वाला, बकरी भी वैसी ही दिखनी चाहिए, हाथी भी वैसा ही दिखना चाहिए उसी कलर का, गधा भी वैसा ही दिखना चाहिए, घोड़ा और कुत्ता भी वैसे ही दिखना चाहिए। जलवायु का असर नहीं है, जलवायु का नहीं होता, केवल बाल अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए पैटर्न अलग अलग टाइप का दिखता है। जैसे जेब्रा होता है धारीदार गधा, लाइन होता है उसमें अलग टाइप के बाल होते हैं, तो पैटर्न बन जाता है, एक डिजाइन बन जाता है। बाघ जो होता है टाइगर, उसमें अलग टाइप का डिजाइन दिखाई देगा आपको। तो वो बालों के कारण होता है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। घटपर्णी पौधा जो होता है नेपिथिन्स, घटपर्णी पौधा नेपिथिन्स, बताओ जरा उन उसकी कौन 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 सी विशेषता सही है यहाँ पर? नेपिथिन्स यानी जो घटपर्णी पौधा है, इनमें से कौन सी सही विशेषता है, उसकी खुद की विशेषता है, बताओ जी। घटपर्णी पौधे की यानी नेपेटिन्स की जो पिक्चर प्लांट होता है, उसकी विशेषता कौन सा? क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न आ गया है। बी और सी जवाब आए हैं अब तक, नेहा, मनीषा वगैरह के, कनकलता के, विनीता राय के, प्रांशु का जवाब भी आ गया, आयुषी त्यागी का जवाब भी आया है, ठीक है। प्रतिज्ञा सिंह आपका भी जवाब आया गया है यहाँ पर, चारू सिंह का, शशि वर्मा का, रितु एस का, सबका जवाब आया है। यह भारत में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है भाई भारत में, ठीक है, ये गलत है, भारत में नहीं पाया जाता है, गलत बात है, भारत में मिलता है ना। और ये क्लेवरली ट्रैप एंड ईट्स फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड माइस, यानी कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल सही बात है, चूहों को फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारक ध्वनि निकालता है, यानी हाई पिच
जो अट्रैक्ट करने के लिए नॉइस निकालता है, साउंड निकालता है, नहीं 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 नहीं, ये एक प्रकार का इसमें ना स्मेल आती है, एक ऐसे मटका टाइप बना होता है इस टाइप का। ये पौधा कैसा होता है मैं बताता हूं आपको। इस टाइप का होता है, ये ऐसा बना होता है, और उसके ऊपर यहाँ एक फ्लैप होती है, ऐसे पत्ता होता है ऐसे, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट बैक्टीरिया इसके अंदर आता है, एंट्री करता है इधर, क्योंकि स्मेल आती है उसके अंदर, तो ये ऊपर वाला कवर बंद हो जाता है, और कवर बंद होने के बाद भी क्या होता है, वो अंदर फंसकर मर जाता है, ठीक है। तो घटपर्णी मतलब घटपर्णी मतलब मटके की जैसा होता है। तो कीड़े, ये सुगर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आवाज निकालता है, बल्कि स्मेल आती है, स्मेल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। छोटी कंटियां यानी हुक्स बनी होती है ना, हुक नहीं बनी होती है, ऐसे मटके जैसा बना हुआ होता है ना, हुक नहीं बनी होती है। सी जवाब जितने लोगों ने दिया था एकदम सही है, सी होगा इसका जवाब। कांटे नहीं होते, हुक नहीं होती इसके ऊपर, नहीं हुक नहीं होती है, ये तो पत्ता होता है जो बाद में अंदर अंदर कुछ चला गया ना, तो ये पत्ता ढक जाता है, खुलता नहीं है, फिर ये कवर हो जाता है, ऐसे चिपक जाता है इसके ऊपर। तो वो अंदर ही अंदर दम घुटने की वजह से, सांस नहीं आने की वजह से मर जाता है वो कीड़ा मकोड़ा। अब देखो आज ही क्लास में एक दूसरा भी टॉपिक मैंने लिया है, फूड यानी भोजन। क्यों? क्योंकि ईवीएस के अंदर ही हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा फूड भी एक, जिसे कहते हैं, पार्ट है। तो उस पे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, देखो जरा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक, और ये कुछ कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस भी हैं, साइंटिफिक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित, यानी उनको स्टोर करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई? कम तापमान पर जो रोगाणु होता है, माइक्रोब्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं। माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड एट द लो टेम्परेचर, यानी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट ही हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी का तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? पके हुए चावल हैं, बाहर रख देंगे तो 1 दिन या फिर 1.5 दिन के अंदर उसमें फंगस लग जाएगी, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो काफी दिनों तक ठीक रहेगा, 8-10 दिन तक भी सही रह जाएगा चावल, पका हुआ चावल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग ए जवाब दे रहे हैं। निष्क्रिय ही क्यों हो जाएंगे? नष्ट ही हो जाते हैं। निष्क्रिय ही नहीं बच्चा, इनएक्टिव ही नहीं, बल्कि नष्ट हो जाते हैं। कीटाणु जो जीवाणु होते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। जो लो टेम्परेचर होता है ना, वो उनको नष्ट ही कर देता है। अगर निष्क्रिय हुए तो वो तो फिर पनप जाएंगे, थोड़ा सा अगर बिजली गई 5-10 मिनट, ऐसा नहीं है, मर ही जाते हैं लो टेम्परेचर पर। बी होगा इसका जवाब, मर जाते हैं, मर जाते हैं, निष्क्रिय ही नहीं, मर जाते हैं बच्चा। किल ही कर देता है लो टेम्परेचर, जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर खत्म ही हो जाते हैं। भारोत्तोलक जो होते हैं, वेट लिफ्टर, वजन उठाने वाले जो लोग होते हैं ना, वेट लिफ्टर, उनकी मांसपेशियां जो होती हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है? डाइट के अंदर उनको क्या खिलाया जाता है? उनके आहार के अंदर ऐसी कौन सी चीज खिलाई जाती है जिससे कि उनकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहे, और ढोले शोले ऐसे करके वो दिखाते रहे हर वक्त कि ढोले शोले है ना। और वजन उठाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, कंधे की मसल जो होती है, ये होती है, ये वाली होती है, तो ये मजबूत बनी रहे ताकि वजन को उठा सकें। तो क्या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देते हैं, वसा ज्यादा देते हैं, विटामिन ज्यादा देते हैं, या प्रोटीन ज्यादा देते हैं? कौन सा खाना, खाने में कौन सी डाइट उनको ज्यादा खिलाई जाती है? बहुत सारे लोग डी जवाब दे रहे हैं, और डी एकदम सही जवाब है बच्चा, एकदम सही है, प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी तो देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सुलाता भी बहुत है। अगर आप चावल ज्यादा खाओगे तो आप खूब देर तक काम कर सकते हो, लेकिन नींद भी आएगी उससे, आलस बढ़ेगा। अगर आप चावल के अलावा आलू ज्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, चावल ज्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ जाएगा। एनर्जी मिलेगी, खूब देर तक काम कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी वो फुर्ती नहीं रहेगी। वजन उठाने के लिए केवल ताकत ही नहीं, फुर्ती भी चाहिए, एकदम झटका मार के उसको ऊपर की तरफ पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। वसा जो होती है मोटापा बढ़ाती है शरीर के अंदर, मांसपेशियों के साथ चमड़ी को मोटा कर देती है। विटामिन जो होते हैं वो अंदरूनी ताकत बढ़ाते हैं शरीर की, लेकिन वो प्रोटीन ऐसी चीज है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और झटके के साथ, ताकत के साथ चीजों को उठाने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? बताइए जी, अच्छे से पढ़ो और बताओ भोजन बनाने का सही तरीका कौन सा है, अच्छा है, और बाकी 3 तो गलत है। बाकी 3 गलत है, एक सही होगा। इसमें 23वें का जवाब दीजिए। उसका 23वें का क्या जवाब दिया था आपने? 23वें का डी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 23वें का डी सही है, मतलब 22वें का, 23वां तो अब आया है।
बताओ जी। 23वें का बहुत सारे लोग दे रहे हैं जवाब डी, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग डी जवाब दे रहे हैं। सब्जियों को काटना और तब उनको चलते पानी में धोना ये गलत चीज है, क्योंकि उनके फिर जो पोषक तत्व है ना वो बह जाएंगे, है ना। ठीक तरीका नहीं है। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय तक धूप में रख देना, अरे खराब हो जाएगी सब्जी, सूख जाएगी। बैक्टीरिया न करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पानी में पकाना मतलब पानी में तलते हुए तेल में तलना, मतलब तेल में तलना, फ्राई करना। अरे नहीं, सारी सब्जियों को तेल में, गहरे तेल में फ्राई करेंगे तो खराब हो जाएंगी। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये एकदम सही तरीका है। पहले धोना चाहिए अच्छे से काटने से पहले, नहीं तो भिंडी को अगर आपने काटने के बाद में धोया तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। टमाटर को अगर आपने काटने के बाद में धोया उसका सारा अंदर का मामला बह जाएगा। प्याज को अगर आपने काटने के बाद में धोया तो उसकी सारी एसेंस बह जाएंगे पानी के साथ, बहुत सारे। ठीक है, और भी कोई कई सारी चीजें होती हैं जिनको आप काटने के बाद में धोने का कोई लॉजिक नहीं है। धो पहले और फिर काटो, ये बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट, हम पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ, अच्छा यह है पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणन करती है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताती है जिससे कि फूड को, फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया जा सका, है ना। कुछ टेक्निक्स बताती है उसको काफी दिनों तक रख सकें, सुरक्षित रख सकें। इनमें से, इन तरीकों में से कौन सा तरीका है जो 2 नंबर, दो तकनीक, तकनीक दो किसके लिए सही है। तकनीक दो का मतलब बात कर रहा है ये तकनीक है, तकनीक दो उसे एक गीले कपड़े में लपेट देना चाहिए। कौन सा ऐसा है इनमें से जिसमें तकनीक दो अपनानी चाहिए। प्याज और गार्लिक के लिए, लहसुन और प्याज के लिए, ग्रीन कोरिएंडर हरे धनिये के लिए, काजू की बर्फी को सुरक्षित रखने के लिए, या कुक्ड राइस यानी पके हुए चावल के लिए, किसको। हाँ जी, क्या जवाब देना चाहेंगे। मतलब उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो काफी दिनों तक ठीक ठाक रहेगा, बात ये कर रही है राधा, अपनी क्लास में समझा रही है कि कई तकनीक होती हैं खाने को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने की, तो उनमें से गीले कपड़े में लपेट कर रखने से कौन सा ठीक रहेगा। तो बच्चों इसमें ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया होता है ना, अगर उसको आप गीले कपड़े में लपेट के रख देंगे तो 3-4 दिन तक बिना फ्रिज के भी वो खराब नहीं होगा, नहीं तो वो सूख जाएगा, 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाएगा। 4-5 दिन तक गीले कपड़े में रखेंगे हरे धनिया को तो वो ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा। इसीलिए सब्जी वाला जो क्या करता है, गीला कपड़ा डाल के रखता है सब्जी के ऊपर, कपड़ा डाल के रखता है और पानी डालता रहता है उसके ऊपर, ताकि सब्जियां जल्दी से सूखे ना, खराब ना हो जाए। मैं रखती हूँ, रजनी भार्गव कह रही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। वेरी गुड, तब तो आपका जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब लहसुन और प्याज को रखोगे गीले कपड़े में तो सड़ सड़ जाएंगे इतने ज्यादा, पूरे घर को महका देंगे। काजू की बर्फी भी खराब हो जाएगी भाई पानी के कारण। पके हुए चावल को भी आप गीले कपड़े से ढकोगे तो कोई मतलब नहीं है, सूखे से ढक दो या फ्रिज में रख दो उनको तो। ठीक है, तो इसका जवाब होगा बी। नेक्स्ट, if you go to Ahmedabad, Gujarat by train, then at Ahmedabad railway station you will find the most of the vendors are selling. यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते हुए नजर आएंगे। ढोकला, चटनी और नींबू के चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी तथा ये वड़ा चटनी, वड़ा चटनी, इडली चटनी और वड़ा चटनी। इसके अलावा पूरी, साग और ये है ठंडा दूध, पूरी साग और ठंडा दूध। कौन सी चीज है जो अहमदाबाद में मिलेगी आपको। हाँ जी, अहमदाबाद में ज्यादातर लोग ए ही जवाब दो भाई, गलत मत दो, गलत मत दो, ए होगा जवाब, ए ए ए ए ए। ढोकला गुजरात का खाना है, ये याद रखो। छोले भटूरे वगैरह अगर आप देखते हैं तो पंजाब वगैरह के आसपास के लोग जो हैं, वो पंजाब के लोग जो होते हैं, पंजाब का खाना है बेसिकली छोले भटूरे और लस्सी। इडली चटनी वड़ा वगैरह अगर आप खाएंगे, मुंबई के साउथ में जाना पड़ेगा, केरल, मुंबई, गोवा वगैरह में इडली चटनी और वड़ा पाव ये उधर मिलेगा, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह, केरला, कर्नाटक में मिलेगा। पूड़ी, साग और तंदूर, ठंडा दूध हरियाणा, पंजाब के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास आपको खूब खाने को मिल जाएगा। पूरी, साग और ठंडा दूध वगैरह पीते हुए स्टेशन पे बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी
हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं, ये शब्द यूज करते हैं, लिंग हु फैन। वो बच्चा कहाँ का हो सकता है, कहाँ का हो सकता है वो बच्चा? 26 का जवाब दीजिए, 26वें का। हांगकांग का है, बहुत बढ़िया, वो बच्चा हांगकांग का है, बहुत ही सुंदर। हांगकांग में सांप खाते हैं लोग, हांगकांग में सांप खाते हैं, और उसको बोलते क्या है? लिंग हु फैन, लिंग हु फैन ऐसे कहेंगे अगर सांप भगवान जैसे होंगे ना। भाई कढ़ाई पनीर ले आ, या फिर छोले भटूरे ले आ, या फिर वो जिसे कहते हैं बटर, अरे जो दाल कौन सी होती है, दाल मखनी ले आ, तो वैसे ही वो कहेंगे लिंग हु फैन, मतलब सांप खाने की इच्छा हो रही है उसकी। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दे रखे हैं, खाना पकाने के तरीके या ढंग दे रखे हैं, मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, कौन से ऑप्शन में सही बता रखा है? बताओ जी। उबालकर, गूंथकर, भुनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर और भुनकर, सेककर, तलकर और भुनकर, कौन सा जवाब है 27वें में जो सही है? खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं इनमें से? खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं आपको बताना है, जिसमें खाना पक जाए, खाना पके, पके 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 पके। अच्छा अच्छा अच्छा, आकांक्षा ठीक है, डी होगा, डी एकदम सही है। देखो, भिगोकर, गीला करने से खाना पक थोड़ी जाएगा, इसके अलावा बेलने से खाना पक थोड़ी जाएगा, गूंथने से, आटा गूंथने से तो खाना थोड़ी पक गया। तो इनमें तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं। सेकेंगे रोटी को तो सिक जाएगी, तलेंगे पकोड़े को तो पक जाएगा, भुनेंगे अगर भुट्टे को तो खाने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन तरीके हैं ये पकाने के हैं, किसी भी खाने को पकाने के हैं। ठीक है, पकाने के तरीके हैं, बाकी तीनों में एक एक गलती दे रखी है, एक एक गलती दे रखी है, डी जवाब एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू पीपल ग्रो ईटेबल सच एज टोपियका एंड कोकोनट इन दियर क्या है, courtyard, and they find food prepared using these to be very tasty। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और अपने घर के मतलब आंगन में ही पीछे जो जगह होती है उगाते हैं। कौन सी खाद चीजें? टेपियोका और नारियल। ठीक है, कौन कौन सी चीजें उगा रहे हैं भाई अपने आंगन में पीछे? टेपियोका और कोकोनट, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं उससे, वेरी टेस्टी खाना, बहुत ही। तो वो लोग कहाँ के हो सकते हैं? आंध्र प्रदेश के, असम के, गोवा के, या केरल के? कहाँ के हो सकते हैं वो लोग? टेपियोका क्या होता है? एक एक शकरकंद जैसा प्रोडक्ट होता है, शकरकंद जैसा, और वो जमीन के अंदर होता है। टेपियोका मैं बताता हूँ आपको, ऐसे होता है टेपियोका, ये वाला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है बच्चों। ठीक है, ऐसा शकरकंद जैसा होता है, शकरकंद नहीं है ये टेपियोका है ना। और ये उगाया जाता है केरल वगैरह में। शकरकंदी जैसा दिखता जरूर है, लेकिन ये शकरकंद नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ये केरल से रिलेटेड है, ये बात जो केरल से रिलेटेड, जो जिन्होंने गांजी जैसा, अच्छा अब गांजी क्या बोल दिया वो मुझे पता नहीं, केरल होगा इसमें सही जवाब है ना, केरल होगा, केरल के लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित से हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना, समुद्री मछली खाना पसंद है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल? गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, बिहार के लोग, या मिजोरम के लोग? 29, 29 का ए बी, बताओ जी कितने लोग जवाब दे रहे हैं सही सही? कितने लोग हैं आप में से जो एकदम सही जवाब देने वाले हैं? एकदम सही है, गोवा बच्चा, गोवा। अरे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं बच्चा? तो गोवा यहां पर मिलेगा आपको, गोवा इस जगह पर है, गोवा। ठीक है, तो गोवा के लोग, अब जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर मिलेगा यहाँ पर।
जम्मू कश्मीर यहाँ है, अब यहाँ कहाँ से समुद्र आएगा? बिहार कहाँ है? तो बिहार यहाँ पर है, बिहार भी समुद्र से टच नहीं है। इसके अलावा और क्या है? मिजोरम, मिजोरम यहाँ है, तो मिजोरम भी समुद्र से टच नहीं है, समुद्र यहाँ तक है। तो गोवा को ही मौका मिलेगा समुद्री मछली खाने का, और नारियल के पौधे भी वहां पर होते हैं, तो नारियल का तेल भी आराम से मिल जाएगा गोवा के लोग। ठीक है, तो जो जो लोग बी ए जवाब दे रहे थे वो सही है एकदम। खाना है या खान है? फूड है तो खाना होगा। खाना संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? हमें प्रिजर्व करना है खाने को। विच फॉलोइंग मैच डज नॉट मैच, यानी मैच इज नॉट करेक्ट वे ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। कच्चा आम का अचार बना दे तो खूब दिनों तक चलेगा, आलू का चिप्स बना दे तो खूब दिनों तक चलता रहेगा, दूध का पनीर बना दे तो बहुत दिनों तक चलता रहेगा, एप्पल का जैम बना दे तो बहुत दिनों तक चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। क्या जवाब देना चाहेंगे? काफी दिनों तक खाने को प्रिजर्व करने का, संरक्षण करने का एक तरीका। कच्चा आम जो होता है उसका अचार बना दें तो 6-8 महीने तक खराब नहीं होगा, 6-8 महीनों तक सही रहेगा वो। आलू की चिप्स बना दे तो ये भी कम से कम 6 महीने तक खराब नहीं होने वाली, बस पैक कर दो उसको। दूध से अगर पनीर बना दोगे तो ये 5 से 6 दिन ही चलेगा बस, वो भी फ्रिज में रखने पर, फ्रिज में रखने पर। ठीक है, एप्पल का अगर जैम बना दोगे तो 12 महीने तक भी खराब नहीं होगा, 6 से 12 महीने तक खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से गलत जवाब हो गया मिल्क। मिल्क को किसी भी तरीके से आप रख नहीं सकते, उसकी बर्फी भी बना लेंगे ना, वो भी महीने भर से ज्यादा नहीं चलेगी। पनीर की बर्फी बना लेंगे उसमें मैदा डाल के और चीनी डाल के। तो मानवों के पेट में आमाशय रस जो होता है, आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? और वह भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन पाचन में, भोजन के पाचन में सहायता करता है। द गास्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज एंड एड इट द डाइजेशन ऑफ फूड। कैसा नेचर होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन, एसिडिक अम्लीय होता है, एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, यानी एम्फो टेरिक होता है यानी उभय धर्मी होता है। कैसा होता है? हमारे आमाशय में जो लिक्विड निकलता है, रस निकलता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है? ज्यादातर लोग बी जवाब देते हैं, बिल्कुल एसिडिक होती है बच्चा, एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। इसीलिए तो हम कुछ तेलीय ज्यादा खा जाते हैं, ज्यादा खाना खा जाते हैं, तो हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब ही है कि एसिड हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो गया, एसिड हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो गया, तो एसिड छोड़ता है, एसिडिक नेचर होता है उसका, आमाशय का। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है? तो अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले ही बात की थी, केरला जवाब होगा इसका, तो इसका जवाब बहुत ज्यादा देर तक हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेपियोका और नारियल की जो है वो साथ में खाएंगे केरल के लोग। आगे बढ़ते हैं, इनको मैच करो जरा। ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, अगर मैच दी फॉलोइंग वाला ऑप्शन आ जाए तो बताइए, सबको मैच करके देखो कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो जी, कितने लोग दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सबके जवाब देख रहा हूं। 33 को मैच करो और बताओ। ये टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दो से भी काम चल सकता है। 33 का बी, प्रतिज्ञा ने सबसे पहले जवाब दिया है, आकांक्षा का भी सी जवाब है, आराधना का डी जवाब है, कनकलता का जवाब सी है, और मनीष तिवारी का है जवाब सी, नेहा राणा का जवाब सी है। ओके, सबके जवाब देख रहा हूं मैं, यहीं बैठा हुआ हूं मैं, कहीं नहीं गया हूं। ठीक है, और विनीता राय का जवाब भी सी है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही सही मैच कर रहे हैं। प्रतिज्ञा सिंह का जवाब डी है, वेरी गुड। यहां पर गुंजन दीक्षित का जवाब आया है सी। प्रतिज्ञा सिंह क्या कह रहे हैं? सर क्या बोल रहे हो बच्चा, बोलो। बच्चा तो मैं आपको क्या कहूं, आप तो सब अध्यापिकाएं और अध्यापक बनने वाले हैं, सब लोग मेच्योर हैं। शशि वर्मा का जवाब सी है, रेणु भारती का जवाब डी है। देखो, हांगकांग के लोग सांप, पकाया हुआ सांप खाते हैं। पहले में 5, पहले में 5 किस किस में है? तो ये जवाब तो होगा नहीं, पक्की बात है, पहला जवाब नहीं होगा। केरला के लोग नारियल से भुनी समुद्री मछली, टैपियोका, करी के साथ टैपियोका। तो दूसरे में एक देखो कहां है,
दूसरे के साथ एक कहां है, दूसरे के साथ एक ये रहा, बस। बी के साथ एक कहां है, एक ही ऑप्शन में है, सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दो से ही काम बन गया, दो से ही काम बन गया बच्चा। किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका खाते हैं, टेपियोका केरल के साथ हमने कितनी बार, कश्मीर के लोग क्या करेंगे, कश्मीर में ठंडक होती है, तो ठंडक होती है तो क्या होती है, सरसों के तेल में भुनी हुई मछली, मछली भी पानी के अंदर पैदा हो जाएगी और सरसों हो जाएगी कश्मीर के अंदर। तो क्या सी में दो है, ये रहा सी में दो। गोवा के लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल में समुद्री मछली खाते हैं, अभी तो पढ़ रहे थे हम, तो डी में हो जाएगा तीन, डी में तीन। तो एकदम सही है, ए के साथ 5, बी के साथ 1 और सी के साथ 2 और डी के साथ 3। सी जवाब एकदम सही है, सी 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 जवाब होगा बच्चा, ए नहीं होगा, सी जवाब होगा। ठीक है, चारों मैच करके बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना और पानी और खनिजों का अवशोषण करना रूट के कार्य नहीं है पौधे के लिए। इनमें से कौन से कार्य हैं जो रूट के नहीं है, तो अभी मैंने बताया था, भोजन का जो संग्रह करना होता है ना, भंडारण करना होता है, ये काम पौधे के लिए नहीं है। जड़ करता तो है फूड स्टोर, लेकिन ये पौधे के काम की चीज नहीं है। पौधे के लिए पूछा गया है, पौधे के लिए किए जाने वाले जड़ के कार्य। तो हमें जवाब देना है एक, हमें जवाब देना है ए, इसके अलावा बी साथ में हो और डी साथ में हो, ए बी डी। ए बी डी है किसी में, ए है और बी है। देखो सी को हटाना है, जहां जहां सी है उसको हटा दो, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो ए और बी है। डी नहीं है किसी में तो कोई बात नहीं, ए और बी भी सही हो जाएगा। सी होगा इसका जवाब बच्चा, सी होगा, सी 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 होगा जवाब, कोई बात नहीं। डी नहीं है उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सही जवाब देना है और सही ऑप्शन में से देना है, प्रश्न में से सही जवाब नहीं देना हमें। प्रश्न में से नहीं होता है सही जवाब, ऑप्शन में से सही जवाब होता है। समझ गए बात को? तो कभी ऐसे भावुक मत हो जाना कि ए बी डी तो है ही नहीं, प्रश्न ही गलत है। नहीं, डी है तो सही, ये रहा डी, लेकिन उसके साथ सी है। यहां पर भी, यहां पर ए भी है और डी भी है लेकिन साथ में सी है, यहां पर डी है लेकिन सी भी साथ में है, इसलिए वो गलत हो गए, इसलिए वो गलत हो गए। ऑप्शन है डी, ऐसा नहीं कि डी नहीं है। हमें डी से कोई मतलब नहीं, हमें ए बी सी डी से कोई मतलब नहीं, हमें एक देखना है जिसमें सी नहीं है, वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो पौधे के लिए काम नहीं है। इस तरीके से याद करोगे प्रश्न को। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ये, ए और ये। और वैसे कौन कौन से सही जवाब होंगे इसमें, इसमें जवाब होगा ए बी और डी, जिसमें होता है ना वो एकदम सही जवाब होता, लेकिन डी यहां पर नहीं है तो ए और बी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे और बौने, पीले और हरे। ऐसे जॉर्ज मेस्ट्रेल ने किया था, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने किया था, एमएस स्वामीनाथन ने किया था, या ग्रेगोर जोहान मेंडल ने किया था। सबको पता होना चाहिए, तो बहुत ही आम सा प्रयोग किया था, बहुत ही कॉमन प्रयोग है और आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। आनुवांशिकता, हेरिडिटरी जो होती है ना, उसने कहा था कि माता पिता होते हैं और दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, परदादा परदादी होते हैं, उन सब के गुण एक बच्चे में आ सकते हैं क्योंकि आनुवांशिकता, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी गुण बच्चे के अंदर रहेंगे माँ बाप के। ठीक है, तो आपसे जो निचली पीढ़ी, आपके बाद की जो पीढ़ी आने वाली है आपके कारण, उसमें सबसे ज्यादा गुण होंगे आपके, और आपके अंदर सबसे ज्यादा गुण होंगे आपके माता पिता के। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर दादा दादी के गुण आ जाएं दिखने में, या और मतलब कम होते हैं, उसकी संख्या बहुत कम होती है, या फिर नाना नानी के। मैक्सिमम जो आपके अंदर गुण आएंगे वो आपके माता पिता के आएंगे, क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि अगर चिकना बीज है तो चिकने ही बीज आएंगे, उसके ज्यादातर चिकने बीज होंगे। खुरदरा बीज है तो ज्यादातर खुरदरे होंगे, कुछ कुछ ही बीज होंगे जो चिकने होंगे उसमें। अगर वो लंबा पौधा है तो ज्यादातर लंबे ही पौधे होंगे, बोने बहुत कम होंगे। अगर बोने पौधे वाले बीज को काम में लिया तो ज्यादातर बोने होंगे, लंबे बहुत कम होंगे। पीले अगर बीज है तो पीले ही पीले बीज पैदा करेगा, हरे बीज बहुत कम होंगे। और हरे होंगे तो हरे हरे बीज होंगे, उसके पीले बीज बहुत कम होंगे, होंगे लेकिन बहुत कम। ये था आनुवांशिकता का नियम, और ये किसने दिया था, जी जे मेंडल ने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने।
ग्रेगोर मेंडल ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने में से क्या, एम एस स्वामीनाथन को जरूर याद रखो। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। कब हुई थी भाई भारत में हरित क्रांति? कौन से सन में हुई थी? हाँ जी, कौन से ईयर में हुई थी हरित क्रांति भारत में? 1966-67 में, 1966-67 में। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन कौन सी जो हैं, अरे ये आनुवांशिकता अलग चीज है, इसको छोड़ो, ग्रेगर मेंडल वाली की बात है वो तो। कौन कौन सी फसलों को लिया गया था इसमें? इसमें लिया गया था बच्चा वीट, गेहूं खासकर, और दूसरी फसल थी राइस यानी चावल। तो गेहूं और चावल की फसलों को खासकर लिया गया था। कौन से एरिया को चुना गया था? कौन से एरिया को चुना गया था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ये 3 जगह थी। तो एम एस स्वामीनाथन। आज की क्लास की हो चुकी है ऑलमोस्ट समाप्ति। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे यहां पर। कहां पर? सफलता.com की जो एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड कर रखी होगी। क्लास का टाइम भी एग्जैक्टली खत्म ही होने वाला है। कैसी रही क्लास? हाँ, मैं नेहा गया नहीं, मैंने आपकी क्लासेस के लिए छुट्टियां कर दी कैंसिल। मैंने सोचा कि आपकी एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिवाली वाले दिन एक दिन ही घर जाके आ जाऊंगा। वैसे 4 घंटे लगेंगे यहाँ से जयपुर जाने में, बट स्टिल सुबह सुबह निकलूंगा या रात में निकल जाऊंगा कल, और फिर आ जाऊंगा 1-2 दिन में, फिर संडे को आ जाऊंगा। अच्छी है क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास कोई हो तो वो ज्वाइन कर लो आप। मेरी भी नेक्स्ट क्लास है अभी 5 बजे से। ओके।